आई कम इन सर? कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बैठिए। थैंक यू सर। अजहर बैग। जी सर। आप मास्क के साथ बात करेंगे, मास्क हटाकर? मास्क के साथ। ठीक है। तो अजहर बैग, अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम अजहर बैग है। मैं कोटा जिला राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कोटा से प्राप्त की। इसके पश्चात मैंने अपना स्नातक इतिहास लोक प्रशासन भूगोल में कोटा विश्वविद्यालय से, इसके पश्चात मैंने अपना परास्नातक लोक प्रशासन में विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक के साथ प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त मैं शैक्षणिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहा हूँ, जिनमें राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी खेलना, एनएसएस के वॉलंटियर के तौर पर कार्य करना, और मैं अपने पिताजी के साथ अपने पारिवारिक बिजनेस में संलग्न हूँ। क्या बिजनेस है पिताजी का? सर फ्लाई ऐश से हम ब्रिक्स और ब्लॉक्स बनाते हैं, टाइल्स बनाते हैं। किस चीज़ का? ब्लॉक्स? फ्लाई ऐश जो है, फ्लाई ऐश जो होती है थर्मल पावर प्लांट का बाय प्रोडक्ट है, उससे हम ब्रिक्स बनाते हैं और ब्लॉक्स बनाते हैं। ये फ्लाई ऐश से ब्रिक बनाने का जो कार्य है या जो टेक्नोलॉजी है, ये हाल ही में शुरू हुआ है। कितना पुराना इतिहास है इसका? सर हमारा बिजनेस ये 12 साल से चल रहा है। 2008 में हमने स्टार्ट किया था ये। इससे पहले हम एग्रीकल्चर में थे। तो ये फ्लाई ऐश ब्रिक में और जो परंपरागत मिट्टी से बनने वाला ब्रिक है, उसमें क्या फ़र्क होता है? सर पहला इसमें अंतर है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। परंपरागत ब्रिक्स में हम मिट्टी को निकालते हैं तो उर्वर मिट्टी का ह्रास होता है, जबकि फ्लाई ऐश एक बाय प्रोडक्ट है। दूसरी ओर फ्लाई ऐश जो है वो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, तो उसको हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो पर्यावरण का संरक्षण भी कर रहे हैं और उससे हम एक अच्छे उत्पाद का निर्माण भी कर पा रहे हैं। क्या इस बात के लिए आपको क्रेडिट अकाउंट्स मिलते हैं? पॉजिटिव क्रेडिट जिसको कहते हैं, एमिशन क्रेडिट, वो प्राप्त होता है? सर मुझे व्यक्तिगत तौर पर संतुष्टि मिलती है, लेकिन अभी तक हमें ऐसा कुछ मिलता नहीं। अच्छा, वैसे एमिशन क्रेडिट होता क्या है, सुना है आपने? जी सर। क्या होता है? सर अगर हम कार्बन का उत्सर्जन कम कर रहे हैं, तो जितनी मात्रा में कम कर रहे हैं उतना क्रेडिट हम अर्जित कर रहे हैं, तो ये कार्बन एमिशन के अंतर्गत हमारे खाते में दर्ज होता है। अच्छा, क्या इसका कोई मौद्रिक मूल्य भी है? सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा है, पर मुझे ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता। इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। आप पबेट के गोल्ड मेडलिस्ट हैं एमए लेवल पर। जी सर। ये बताएं कि कर्तव्य निष्ठा किन बातों पर निर्भर करती है? कुछ देशों के लोगों में, प्रशासकों में कर्तव्य निष्ठा ज़्यादा होती है और कुछ देशों के प्रशासकों में कर्तव्य निष्ठा कम होती है। किसी में ज़्यादा और किसी में कम होती क्यों है? सर देश काल की स्थिति पर भी निर्भर करता है, प्रशासनिक संस्कृति किस तरह की है, जनता जो है प्रशासन के बीच संबंध किस प्रकार का है। भारत जैसे देश में तो, भारत विकासशील देश है, प्रशासन के पास विकसित देशों की तुलना में कार्य अधिक है। कानून व्यवस्था के साथ साथ नियम के कार्य भी हैं, विकास के कार्य भी हैं। विकसित देश विकसित हैं इसलिए उनके प्रशासकों में कर्तव्य निष्ठा बेहतर है, या प्रशासकों में कर्तव्य निष्ठा बेहतर है इसलिए वो विकसित हैं? सर दोनों वजह है। दोनों में चक्रीय संबंध है। जी। तो इसका मतलब भारत भी जैसे जैसे विकसित होता जाएगा, प्रशासकों में कर्तव्य निष्ठा बढ़ेगी? सर ये मान सकते हैं कि जनता में जागरूकता बढ़ेगी उस अनुपात में, तो प्रशासन में उत्तरदायित्व की भावना भी उस अनुपात में बढ़ती जाएगी, जो समय के साथ साथ देखा जाए। हमारे देश में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है और वो मुख्यतः राजनीतिक और प्रशासनिक भ्रष्टाचार है, जिसका मतलब है कि हमारे देश के प्रशासकों में सत्यनिष्ठा भी कमज़ोर है। जी। क्या कारण है कि सत्यनिष्ठा के प्रति आस्था नहीं है? सर कई प्रशासकों ने तो बेहतरीन कार्य किया है, जिनका कई ने किया है, लेकिन कुल मिलाकर तो हम भ्रष्टाचार की सूची में देश दुनिया के पहले या दूसरे पायदान पे आते हैं। सर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में हम 80 के आसपास हैं, 78-79 रैंक है, लेकिन उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है इसमें। सूचना नहीं, सुधार तो हो रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया के कई देशों के मुकाबले हमारे देश के प्रशासकों में सत्यनिष्ठा कमज़ोर है। हम उस अंतर्राष्ट्रीय होड़ में बहुत पीछे हैं। जी। तो सत्यनिष्ठा इतना कमज़ोर क्यों है भारत के प्रशासकों में? सर एक तो जो ट्रायल है हमारे यहाँ पर करप्शन के बाद में मुकदमे चलने का, वो कमज़ोर है। अनुच्छेद 311 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी बोला है कि ये लोक सेवकों का संरक्षण करता है, तो जो सज़ा मिलने की दर है भ्रष्ट लोक सेवकों को, वो कम है। तो इससे जो ठीक है, एक ये हो गया, मतलब दंड का भय नहीं है। दंड का भय नहीं है। दूसरा से जनता की जो अवेयरनेस है, खासकर ग्रामीण इलाकों में, वो उतनी नहीं है। किस चिंतक ने ये कहा है
कि ईसाई देशों में सत्यनिष्ठा और कर्तव्यनिष्ठा बेहतर इसलिए है क्योंकि ईसाई धर्म की जो नैतिक शिक्षा है वो लोगों को सत्यनिष्ठ बनाती है। सर ये मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में ये बात उन्होंने। ठीक है सर। अजहर जी सर। आपके नाम का एक मैच हो रहा है प्राचीन काल में, या प्राचीन काल में आधुनिक विश्व के अंदर जो पहले सर्जन थे, क्या आप उनका नाम बता सकते हैं? क्योंकि आपका नाम भी उन्हीं के नाम के साथ समावेशित है। सर मैं ये सर कुछ याद नहीं कर पा रहा हूँ। फ्लाई ऐश का कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? सर फ्लाई ऐश के अंदर पार्टिकुलेट मैटर 2.5-10 मिलता है और उसके अंदर लेड होता है, कैडमियम होता है, हानिकारक विषाक्त पदार्थ। क्या हम इसको फर्टिलाइजर में यूज कर सकते हैं? सर इस पर अभी टेक्नोलॉजी चल रही है फर्टिलाइजर के तौर पर। जब सीमेंट का आविष्कार हुआ तो सबसे पहले ज्वालामुखी की राख को एक काम में लेते थे। जी सर। तो ये कहाँ पर हुआ था और कौन से ज्वालामुखी की राख को काम में लिया गया था? सॉरी सर मुझे याद पोज़ोलाना। ठीक बात है। चलिए ये बताइए कि हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। आपकी ईंटें और हड़प्पा के ईंटों में क्या समानता है? सर हमारी ईंट फ्लाई से निर्मित है, हड़प्पा ईंट मिट्टी से निर्मित थी। समानताएं क्या है? समानता साइज में समानता है। साइज क्या था हड़प्पा का? सर 3 और 9 का साइज था। 3-9 का। और आपका? हमारा साइज 2.5 और 8 का है, लेकिन थोड़ा कम है। 8 का है। चलिए कोई बात नहीं। ये बताइए कि जब हम छत के ऊपर टाइल के रूप में ईंट का प्रयोग करते हैं तब उसके आकार में परिवर्तन आता है, या उसके घेरेदार कुओं में जो प्राचीन भारत में था उसकी ईंट में भी फर्क आता है? ऐसा क्यों? सर क्योंकि उसका उद्देश्य अलग अलग है। जैसे जो हाउस मकान निर्माण में जो ईंट लगती है उसका एक साइज रखा जाता है ताकि जो मूवमेंट है उसको देने में आसानी हो, जबकि कुएं या छपरा निर्माण में उसको स्लोप रखने के लिए उसको स्थिति के अनुसार रखा जाता है। अगर क्ले की टाइल बनाई जाए ऐश की जगह तो क्या फ़र्क पड़ेगा? सर क्ले की टाइल में एक तो पर्यावरण का उन्नयन होगा क्योंकि उर्वर मिट्टी का उसमें यूज़ होता है, और उसको पकाने के लिए भी हमें जीवाश्म ईंधन की ज़रूरत होती है जैसे कोयला की, तो हम कहीं ना कहीं पर्यावरण। चलिए आप जैसे ईंटों के संबंधित फर्म में हैं तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं ये बताइए। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ अपनी मूल अवस्था में नहीं आ जाता है, जैसे बर्फ़ का पिघलना, जबकि रासायनिक परिवर्तन में जैसे मोमबत्ती का जलना तो उसकी जो कंपोनेंट है उसमें परिवर्तन हो जाता है। मोमबत्ती का जलना क्या भौतिक में नहीं आएगा? सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। ये बताइए कि हाइड्रोजन बॉम्ब और परमाणु बॉम्ब में बेसिक डिफरेंस क्या है? सर हाइड्रोजन बॉम्ब नाभ की संलयन अभिक्रिया पर आधारित है और परमाणु बम नाभ के विखंडन पर आधारित है। विश्व में अब तक कितने परमाणु बमों का प्रयोग किया जा चुका है? सर मैं अपने इतिहास में मैंने हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए हुए परमाणु बम का अध्ययन किया है। तो इसका मतलब प्रयोग में कभी चलाए नहीं गए होंगे, है ना? जी सर। प्रयोग में नहीं चलाए गए हैं। जी सर। मानवीय सभ्यता पर 2 बार हुए, लेकिन परमाणु बमों का प्रयोग तो कई बार किया जा चुका है परीक्षण के तौर पर, वो भी काउंट होगा उसके अंदर। ठीक है। क्या आपको ऐसा लगता है कि असफल विद्यार्थी सफल विद्यार्थियों के लिए सीढ़ी का काम करते हैं? जी सर। कैसे? सर उनके जो असफलता के कारण रहे हैं उनका अध्ययन करके हम ये देखते हैं कि हम उन चीज़ों को ना दोहराएं जिनके कारण वो असफल हुए थे। चलिए एक और बात बताइए, कोटा किस लिए फेमस है? सर कोटा वर्तमान में अपनी कोचिंग इंडस्ट्री के लिए फेमस है। इसके अलावा वहाँ की हस्तकला है कोटा डोरिया वैश्विक स्तर पर अपना स्थान रखती है, जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है। इसके अलावा कोटा माइंस है, कोटा स्टोन भी विश्व प्रसिद्ध है। दशहरे का कोई रोल नहीं है? दशहरे का रोल है, कोटा दशहरा राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। सर प्लीज़। अजहर जी। जी सर। एक हमारे क्रिकेटर भी हुए हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन। जी सर। सुना होगा आपने, उनके ऊपर एक मूवी बनी थी अजहर। जी सर। किस वर्ष आई थी? सर मैं एग्जैक्ट ईयर याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन 2016-17। ठीक है। उस मूवी के निदेशक कौन थे? सर सॉरी सर मैंने मूवी नहीं देखी थी। चलिए अभी आपने बताया कि जो अभी आप काम कर रहे हैं उससे पहले आप कृषि का कार्य किया करते। जी सर। तो मुझे ये बताइए पीएम कुसुम योजना क्या है? सर पीएम कुसुम भारत सरकार कृषि मंत्रालय की योजना है, जिसका पूरा नाम है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ठीक है। जिसके अंतर्गत किसानों को सब्सिडी के आधार पर उनको सोलर पंप वितरित किए जाते हैं। तो इसका दोहरा उद्देश्य एक तो सौर ऊर्जा का उत्पादन करना है, दूसरा जल का संरक्षण करना है या जल की जो मेन फोकस तो सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना है। अभी जैसे हम बात करें तो किसानों के कृषि क्षेत्र पर सौर ऊर्जा की प्लांटेशन की जा रही है। जी सर। इसमें ये बात की गई है कि कृषि क्षेत्र के अलावा चारागाह भूमि, दलदल भूमि और परती भूमि पर भी हम सौर प्लांटेशन करेंगे।
तो क्या राजस्थान में इस चीज़ की संभावनाएं अन्य राज्यों की अपेक्षा ज़्यादा है? यदि है तो क्यों? सर एक ज़्यादा इसलिए है क्योंकि राजस्थान का जो आर्थिक समीक्षा 19-20 के अनुसार राजस्थान का जो औसत जो भूमि का किसान के पास जो है वो 3 हेक्टेयर के आसपास है, जो कि भारतवर्ष की जो 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है। ठीक है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड ज़्यादा है। दूसरा, यहाँ पर 61% जो एरिया है वो डेजर्ट है। ओके। तो अच्छा जी, ये बताइए, हाल ही में राजस्थान सरकार ने गजेटियर को पुनः लिखवाने के आदेश दिए, इसके पीछे क्या मंशा है सरकार की? सर मुझे इस बारे में नहीं। गजेटियर होता क्या? सर भारत सरकार का राजपत्र होता है जिसमें सूचनाएं देती है। सहकारी समिति पे भी हमारी राजस्थान सरकार कार्य कर रही है। मेन फोकस किस पर किया जा रहा है इसमें? सर मुझे इस बारे में नहीं पता। चलिए, चंबल नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ? सर चंबल नदी मध्य प्रदेश की जानापाव पहाड़ी मऊ से निकलती है और वहाँ से राजस्थान में 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। इसके पश्चात कोटा, बूंदी, धौलपुर होते हुए ये यमुना में मुरादगंज में मिल जाती है। कोटा में जब 1857 का विद्रोह हुआ तो क्या कारण था कि जन समर्थन ज़्यादा मिला जयदयाल और मेहराब खां को? सर एक कारण था कि जो मेजर बर्टन उस समय थे वहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट, उनके शोषण से जनता त्रस्त थी। हालांकि सब जगह से शोषण से त्रस्त थी। और मेहराब खां जयदयाल एक लोकप्रिय नेता भी थे, उन्होंने जनता को अधिक मात्रा में मोबिलाइज किया। और एक क्या इसका जवाब ये नहीं हो सकता कि मेहराब खां और जयदयाल ऑलरेडी प्रशासनिक पद पर कार्य कर चुके थे? जी सर। और उनका जनता से संपर्क था? जी सर। ठीक है। एक कारण। अंतिम सवाल। जी सर। ये बताइए कि यदि आप एक एसडीएम बन जाते हैं तो आप महिला सुरक्षा के लिए क्या नवीन कदम उठाएंगे? कोई 2 बिंदु बता दीजिए। सर एक तो मेरे तरफ से कोशिश रहेगी जो महिला सुरक्षा से जुड़े कानून है, घरेलू हिंसा अधिनियम है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम है, उनका प्रभावी क्रियान्वयन हो पाए और उन पर त्वरित कार्रवाई हो पाए। ये तो कानून बने हुए हैं, हर ऑफिस में हम देखते हैं, एक लगा दिया जाता है पोस्टर टाइप, फिर भी होता है। हमारे यहाँ मैं तो ये सोचता हूँ कि जागरूकता ज़रूरी है, महिलाओं को बताएं कि उनके अधिकार क्या है। जी सर। दूसरा सर जो स्कूली छात्राएं हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। वहाँ पर एक ऐसा पीरियड हो स्कूल के अंदर कि उनको विशेषकर महिला सुरक्षा के बारे में ही बताया जाए। एक भीलवाड़ा स्कूल में मैं गया था, प्राथमिक स्कूल में, वहाँ टॉयलेट की सुविधा तक नहीं है। जी सर। सर ये कोशिश प्रशासन की रहती है हमेशा कि मूलभूत सुविधाएं। ठीक है जी। सर प्लीज। सर अजलान शाह कप क्या है? सर अजलान शाह कप प्रतिवर्ष मलेशिया में आयोजित होने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट है। अच्छा, इसमें अजलान शाह कौन थे? मलेशिया के शासक थे अजलान शाह। किसका दौर में? सर मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं पता। ध्यानचंद ने सबसे पहले कौन सा ओलंपिक खेला था? सर 1936 बर्लिन लास्ट था उनका, लेकिन उससे पहले 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक। अच्छा, और कितने गोल लगाए थे उसमें उन्होंने? सर उस ओलंपिक में मुझे नहीं पता उन्होंने कितने गोल किए थे। ओके। आपको क्या लगता है लोक प्रशासन के विद्यार्थी के नाते कि भारत में निजी कंपनी और सार्वजनिक उपक्रम की कार्यशैली में क्या मूल अंतर होता है? सर सार्वजनिक उपक्रम लोक कल्याण की भावना से संचालित होते हैं, निजी उपक्रमों का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। एक मूलभूत अंतर ये है। और सार्वजनिक उपक्रमों पर सरकार का नियंत्रण होता है, अधिकांश शेयर धारक सरकार होती है, जबकि निजी उपक्रम में जनता शेयर होल्डर होती है, उनका उस पर नियंत्रण भी होता है। तो क्या कारण है कि सार्वजनिक उपक्रमों के कार्य की उत्पादकता लगातार गिर रही है और उन्हें हम निजी कंपनियों के हाथों देते जा रहे हैं? सर एक तो सार्वजनिक उपक्रम समय के साथ साथ अपनी तकनीकी में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। कोटा में एक इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड कारखाना हुआ करता था, लेकिन जो कि उनकी जो तकनीक थी, जो उपक्रम पार्ट वो बनाते थे, वो समय के साथ साथ वो मार्केट में प्रतिस्पर्धा के लायक नहीं रह पाए, इस कारण बंद होना पड़ा। तो एक कारण है कि वो समय के साथ साथ तकनीकी में अपग्रेडेशन नहीं कर पा रहे हैं, जो कि निजी कंपनियों में होता जा रहा है। ये जड़ता क्यों है उनके अंदर? सर एक तो इनोवेशन की कमी है, वहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो इंडिया का एक्सपेंडिचर है वो जीडीपी के 1% से भी कम है। तो अगर हम ऐसा वातावरण बनाएं कि सार्वजनिक उपक्रमों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़्यादा हो तो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो प्राइवेट कंपनी का भी बहुत ख़राब है, वो भी तो पैसे नहीं लगाती है। भारत में जो भी R&D पे खर्च होता है वो ज़्यादातर सरकारी व्यय है। जी सर। ठीक है, और बताइए और क्या कारण? और सर निजी क्षेत्र जो है वो लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से संचालित होता है, तो उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना भी होती है, जबकि सार्वजनिक उपक्रम में लोक सेवक लंबे समय तक अवधि तक कार्यरत रहते हैं और उनकी जो पदोन्नति है वो वरिष्ठता पर आधारित ज़्यादा रहती है, तो योग्यता कहीं ना कहीं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ होती है। ठीक है सर,
आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। थैंक यू। आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। बैठिए। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है अनवर? ये इंटरव्यू तो आप पहली बार देने जा रहे हैं राजस्थान में? जी सर। तो अभी कैसा लग रहा है परफॉर्मेंस? सर अभी कुछ पढ़ना है बाकी राजस्थान के बारे में थोड़ा, और मेरे जवाब में जो संतुलित दृष्टिकोण आना चाहिए वो मुझे लग रहा है कम है अभी। देखिए, हमें लग रहा है कि आप एक बड़े अच्छे कैंडिडेट दिख रहे हैं जी। बाहरी आवरण से भी अच्छे दिख रहे हैं और नॉलेज वाइज भी हमें अच्छे दिख रहे हैं। लेकिन 2-3 बातें जिस पे कि आपको ध्यान देने चाहिए। एक तो थोड़ा एनर्जी लेवल ऊंचा करिए। जी सर। बोलचाल में चूँकि आपने मास्क के साथ देखा तो हमने फेशियल एक्सप्रेशन तो ज़्यादा नहीं देखा जी। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि चेहरा और थोड़ा खुशनुमा बना के रखें। ओके सर। जहाँ मौका मिले हल्का सा मुस्कुरा के जवाब दें जी। और बुलंद आवाज़ तो आपको मैंने बता दी, उस पर ध्यान रखें। कहीं कहीं 1-2 बार आपका हैंड मूवमेंट हुआ, मतलब ऐसा लगा कि आप अपने भाषिक अभिव्यक्ति को लेकर आश्वस्त नहीं थे, इसलिए आपको हाथ वाथ घुमाना पड़ा, जो कि सामान्यतः सब लोग करते हैं। लेकिन इंटरव्यू स्तर पे कोशिश करिएगा कि हाथ जैसे हम लोग बताते हैं सीधा अपना रखिए और मुख्यतः अपने वाक्यों से और चेहरे के भावों से ही आप अपनी बातें व्यक्त करिए। ठीक है। आपने अपने जो जिस कार्य में आप लगे हुए हैं वो आपने लगभग संतोषजनक जवाब दिया और उसमें और लेकिन तह में जाके अगर सवाल बन सकते हैं तो उस पर ध्यान दीजिएगा। इधर कुछ सवालों के जवाब आपने दिए वो सटीक नहीं थे। जी सर। आपको ध्यान रखना है कि कई बार इंटरव्यूअर या प्रश्न पूछने वाला के प्रश्न पूछने के पीछे एक मंशा होती है, तो वो आप तत्क्षण भांपने की कोशिश करिए कि मुझसे ये सवाल पूछ के वो क्या, जैसे आपने अपने दिमाग में जो एक पका पकाया उत्तर बना रखा है जी, उसी की आपूर्ति ना करें, परिस्थितिवश थोड़ा उसमें संशोधन भी करें या उसमें प्रबंधन भी करें, प्रस्तुतिकरण का प्रबंधन। जी। प्रेजेंटेशन मैनेजमेंट, तो वो प्रेजेंटेशन मैनेजमेंट में रीफॉर्मुलेट करने की ज़रूरत है। जैसे पीएम कुसुम योजना आपने बताया, लेकिन इसमें हालांकि सही बात है कि अगर किसान ऊर्जा का उपयोग करेंगे, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे तो सिंचाई में सुधार होगा और सिंचाई में सुधार होगा तो उनकी खेती अच्छी होगी। लेकिन यहाँ पर बलाघात है, एम्फेसिस है सोलर एनर्जी पर। जी सर। तो उसको थोड़ा सा एम्फेटिकली बात कहनी चाहिए, तो वही बात थोड़ी सी ज़्यादा जंचने लगती है। इस तरह के 1-2 बिंदुओं पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और बाकी ठीक है। बाकी मतलब आपकी अदावत अच्छी है, बैठने का अंदाज अच्छा है, ड्रेस सेंस अच्छा है और लग रहा है कि आप ईमानदारी से अपनी बातों को पेश कर रहे हैं। लोक प्रशासन से हमने एक सवाल जो पूछे उसने आपने संतोषजनक जवाब दिया। हॉकी जो आपकी हॉबी है उसमें थोड़ी सी और तह में जाके कुछ एक सूचनाएं और इकट्ठी करें। ध्यानचंद तो बहुत पॉपुलर नेम है, उनके बारे में जितने तथ्य इकट्ठे कर लें वो कर लें, लेकिन वर्तमान जो हॉकी टीम है या उसमें जो कैप्टन हैं, जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, उनके बारे में जानकारी लें। और अवार्ड वगैरह आपने और भी पढ़ रखे होंगे, कितने सारे पुरस्कार वगैरह होते हैं, वो सबको करिए जी। लेकिन ये सब वैल्यू एडिशन के लिए आपका इंटरव्यू डेट है 8 जनवरी। 8 जनवरी तो वक्त आपके पास है। जी जी। कंटेंट तैयार करिए, थोड़ा सा वीडियो देखिए जी और खुल के बात करिए, थोड़ा सा और खुशनुमा चेहरा बना के बात करिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।